बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में उर्दू अदब साल अव्वल परचाए छारम। तारीख़ ज़ुबान व अदब। पहले ईहाम गोई पर वीडियो अपलोड हुई थी। अब ईहाम गोई के बाद सादा गोई के ऊपर बात होगी और मीरो सौदा के दौर के बारे में हम बात करेंगे। पास पेपर के 2 सवाल हैं। मीरो सौदा के दौर को किन असबाब की बिना पर उर्दू गज़ल का अहद ज़री कहा जाता है। नंबर 2, मीरो सौदा के अहद में उर्दू शायरी की मुख्तलिफ़ असनाफ़ ने इर्तिका की मनाजिल तेज़ी से तय की, असबाब व हरकात बताएँ। देखते हैं हम क्या इसमें बयान करते हैं। उर्दू में मीरो सौदा और दर्द के अहद को मुतफ़िक़ा तौर पर शायरी का ज़री दौर तस्लीम किया गया है। इसकी वजह यह है कि तीनों शुराए मज़कूर अपने अपने रंग में लाजवाब हैं। ईहाम गोई के ख़ात्मा के बाद सादा गोई की जो तहरीक चली, ये तीनों उसके रूहे रवान साबित हुए। मीर ने गज़ल, सौदा ने कसीदा और हिज्ब, दर्द ने तसव्वुफ़ में नाम पैदा किया। साथ ही इन शुरा के दौर में लसानी अहमियत में भी इजाफ़ा हुआ, जिससे वजह तौर पर उर्दू ज़ुबान के दामन को वुसअत नसीब हुई और इसके पोशीदा इम्कानात वाज़े हुए। वो ज़ुबान जिसकी तही दामनी और कम मायगी का शिकवा आम था, अब इस काबिल होती दिखाई देती थी कि इजहार इबलाग के तमाम असालीब व अंदाज इसकी मजबूत गिरफ्त में आ रहे हैं। ईहाम गोई तर्क हो जाने के बाद सादा गोई का रिवाज हुआ तो सही मानों में शायरी वजूद में आई, लेकिन अब भी ज़ुबान इतनी साफ़ न हुई थी कि ख़यालात सादगी और रवानी के साथ अदा हो सकते। इस इस्लाह का पहला कदम ये था कि फ़ारसी मुहावरों और तरकीबों को उर्दू में इस तरह मुंतकिल किया गया कि वो उर्दू ज़ुबान का जुज़ बन गए। और मीर दर्द की मकान पर जब महफ़िल मुशायरा मुनक़द होती थी तो उसमें मज़ामीन के साथ साथ ज़ुबानों बयान पर भी ज़ोर दिया जाता था और ज़ुबान की खामियों और उसका जो इस्लाह थी वो भी ज़ेर बहस होती थी। फिर उसके बाद जो मुशायरा है वो मीर तकी मीर के मकान पर होने लगा। उसमें हिंदी के स्कील अल्फाज को ज़ुबान से खारिज किया गया। बादज क़यास इस्तारों का इस्तेमाल तरक किया गया। उससे कलाम में रवानी और सफाई पैदा हुई। अगरचे मसनवी और कसीदा पर शुरा ने तबा आजमाई कर ली हो चुकी थी। सौदा, मीर और मीर हसन ने इस असनाफ़ का मयार बहुत बुलंद कर दिया। इसी तरह गज़ल का मयार भी बुलंद हुआ। इस दौर में मरसिया मुसद्दस की शक्ल में लिखा जाने लगा, जिससे बयान में असर में और वुसअत पैदा हुई। इस ज़माने में शुराए उर्दू के तज़किरे मुरतब करने की तरफ भी तवज्जो दी गई। अवाम इखलाकी, समाजी, मजहबी तौर तरीक़ों से असूल यही है कि अपने बादशाहों को ही फॉलो करते हैं। अवाम हर तरह से उनकी पैरवी करते हैं। जब उमरा और रऊसा ने अपने बादशाह को, यह मुगलिया दौर का आखिरी दौर है जिसमें कि वो लहू और लाभ में, रक्स व सरोद में डूब चुके थे। उमराव जो रऊसा अपने बादशाहों को रंग रलियों में महजूज देखते थे तो वो भी इसी रंग में रंग गए थे। अवाम क्यों पीछे रहते? वो भी शराब के रसिया हो गए और उन्होंने भी अपने शब रोज़ को रंगीन से रंगीन करने के लिए मुख्तलिफ़ जो तरीक़े थे वो आज़माने शुरू कर दिए। अब हुआ ये कि अलूम फ़नून और ज़ुबान व अदब की सरपरस्ती जो थी वो ख़त्म हो गई, जो मुगलिया दौर में अरूज पर पहुंची हुई थी। इसकी जगह तवाइफ़ों, भांडों, मिरासियों की सरपरस्ती शुरू हो गई। हाशमी फरीदाबादी लिखते हैं कि आलमगीरी दौर को छोड़कर मुगलिया दरबारों में शराब का दौर आम था। नफ्सियाती जो जज्बात थे उनको मुश्ताइल करने के लिए अरबाब निशात की 12वीं सदी में ऐसी अफराद पाई जाती है। रकासाओं, तवाइफ़ों की पूरी कौम परवरिश पा गई। बड़े शहरों में उनके महल्ले आबाद थे, जैसा कि लाहौर का शाही महल्ला
زمانے کی یادگار ہے۔ عورتیں بھی عیش و عشرت میں مردوں سے کم نہ تھیں۔ وہ کھلے بندوں، بے شرمی اور بے حجابی کی تمام جو حدیں تھیں، دہلیزیں تھیں، وہ عبور کر چکی تھیں۔ مغلیہ سلطنت کے اس زوال پذیر معاشرے کے حالات جو ہمارا دل دکھاتے ہیں، اس کے فارسی کے مستقبل جھکاؤ مخدوش کر دیا، کیونکہ رقص و سرود اور نغمہ و ساز کے لیے اس زبان کی قدرتی ضرورت تھی جس میں کوئی قسم کی پابندی نہ ہو اور لغوی، صرفی، نحوی جھگڑے نہ ہوں، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اردو اپنے ابتدائی مراحل میں سے گزر چکی تھی، اور اس کے لیے کچھ بہتر بھی تھا اور کچھ غلط بھی تھا۔ اور ایہام گوئی کے جو دوسرے اور آخری دور کے بعد یہ اس کی شاید بدقسمتی تھی کہ مغلیہ سلطنت تباہ و برباد ہو گئی، اس کی قدردانی کا وقت آیا تو وہ نہ رہی۔ ایک اس کی وجہ یہ تھی، اور دوسری بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب انگریزوں نے اردو زبان کی بجائے انگریزی زبان کو سرکاری قرار دے دیا، یہ بھی اردو کے ساتھ ظلم ہوا۔ چنانچہ میر تقی مرزا محمد رفیع سودا اور میر درد کا عہد زریں جو ہے وہ نمائندہ شعراء یہی تھے۔ اس دور میں اردو شاعری کو ایہام گوئی سے مکمل طور پر نجات مل گئی اور صاف گوئی کی تحریک شروع ہوئی۔ اس دور میں زبان و بیان میں تبدیلیاں بھی کی گئیں، جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ہندی اور دکنی کی بہت سے الفاظ جو تھے وہ ترک کر دیے گئے، مثلاً درشن کی جگہ دیدار، جگ کی جگہ دنیا، ماس کی جگہ گوشت، ستا کی جگہ مانند استعمال ہونے لگا، اور بہت سی ایسی تبدیلیاں کی گئی جو کہ اس میں اردو زبان میں اس کو بہت فرق آیا۔ اور محمد رفیع سودا جو قصیدہ سارے شعراء کا اس میں کافی دخل تعلق تھا، اور انہوں نے اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں بھی کیں، جیسے کہ سودا ان کے قصیدہ کے بادشاہ ہیں۔ ان کے کلام میں شکوائے الفاظ، قدرت، شگفتگی اور بہت زیادہ داخلیت اور خارجیت سب کچھ ہے۔ بقول شخص سے ان کے کلام میں واہ ہے اور میر کے کلام میں آہ ہے۔ جیسے کہ میر کی شاعری میں غم و الم ان کا طرز احساس بن کر ابھرا، ان کے کلام میں ایمائیت، یاس انگیزی، سپردگی، داخلیت، غم روزگار، غم عشق نظر آتا ہے۔ میر کی مناسبت فطری طور پر غزل سے زیادہ ہے، اس لیے وہ شہنشاہ غزل کے لقب سے نوازے گئے۔ اور جو خواجہ میر درد ہیں وہ خواجگان دہلی میں سے تھے، اسی لیے وہ خاندانی صوفی تھے۔ ان کی شاعری میں صوفیانہ افکار بدرجہ عتم موجود تھے۔ انہیں موسیقی سے بھی بہت دلچسپی تھی، اس لیے ان کی غزل میں ترنم، نغمگی، موسیقیت پائی جاتی ہے، اور دل کی واردات کو وہ بڑی خوش اسلوبی سے نظم کرتے ہیں۔ درد کی غزل 5، 7 یا زیادہ سے زیادہ 9 اشعار پر مشتمل ہوتی تھی، اسی لیے درد کے کلام کو سراپائے انتخاب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اب اس درد کو اگر صوفیانہ دور کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اکثر و بیشتر شعر عملی یا اعتقادی طور پر صوفی اور بزرگ تھے۔ حضرت مظہر میر صاحب بیدار جہاں تک سودا کے کلام میں بھی تصوف اخلاق کی چاشنی بڑا مزہ دیتی۔ ان کے علاوہ خواجہ درد نے تو اپنے کلام کی بنیاد ہی تصوف اور اخلاق پر رکھی، اور اس دور میں جو غزل جب معراج کمال پر پہنچی اور گونا گوں اسلوب بیان غزل میں اضافہ ہوئے تو سوز و گداز جو غزل کی جان ہے اس دور کے ساتھ مخصوص ہے۔ ہر آنے والے دور نے اس غزل کی روبرو کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے، اور حقیقت ہے کہ صفائی، سادگی، جوش و صداقت، بیان، رنگینی، جذبات اور بہت زیادہ اثر جس قدر اس دور نے غزلیات میں ابھرا آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ صحیح بات ہے، آئندہ امید، کیونکہ نہ وہ سادگی رہی، نہ وہ صفائی، نہ عشق رہا، نہ رنگینی، حسن اور اگر ہے تو وہ شیرینی نہیں، زبان کی وہ خوبصورتی نہیں۔ لہٰذا قصیدے کے لیے بھی اس دور کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ اس کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں جو آپ نے اب اس سوالوں کے جواب میں لکھنی ہوں گی۔
सौदा ने उस ज़मीन को इस कदर बुलंद किया कि फ़ारसी कसीदे के हम रुतबा कर दिया। आइंदा अदवार में चंद शौरा के कोई ऐसा शायर ना हुआ जो इस लेवल तक पहुंच सका। मसनवी भी इस दौर में खूब ज़बरदस्त तौर पर फली फूली। मीर ने भी लिखी, सौदा ने भी, मगर मीर हसन ने कमाल कर दिया। सहरुल बयान में वो सहर बयानी की कि आज तक उसका किसी और मसनवी में अशर अशीर भी नहीं है। और मौजूए सुखन गज़ल के उन्वानात से जो खसूसियात उस दौर की बयान हुई हैं, असलूब बयान की खसूसियत हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम खसूसियत उस दौर की ये है कि उर्दू शायरी की जबीं से इहाम का दाग जो था ना, मुकम्मल तौर पर मिट गया। मीर और सौदा का दौर बजा तौर पर उर्दू शायरी का अहद ज़नी कहलाता है। अगरचे सियासी लिहाज से हद इक़्तिसादी एतबार से ये सख्त बदतरी और बदहाली का दौर था। बैरूनी हमला आवरों की जोरशों ने बहुत हालात तंग कर रखे थे, लेकिन इंतज़ाम सल्तनत की तरफ किसी को तवज्जो नहीं थी। लेकिन इसी अफरा तफरी में मीर, सौदा, दर्द और इनके आम असरों ने उर्दू शायरी की मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार किया। अब सियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, शायर तो अपने कामों को लगे हुए थे, लेकिन माहौल उनको खूब मिल गया था। सबसे पहले मिर्ज़ा मज़हर की तहरीक पर इहाम गोई से छुटकारा हासिल हुआ। फिर ज़ुबान की तरफ तवज्जो हुई और इसमें काट छाँट की गई। गैर मानूस अल्फाज को तर्क किया गया। अल्फाज को इमला दुरुस्त हुई। फ़ारसी अदब से बहुत इस्तिफ़ादा किया गया। तज़किरा निगारी की इब्तिदा इसी दौर में हुई। और इसके अलावा मीर ने गज़ल में, सौदा ने कसीदे में, दर्द ने सूफियाना शायरी में जो रवायत कायम की, आने वाले शोरा भी इस पर कायम रहे और इन बुज़ुर्गों की तकलीद को अपने लिए बायसे फ़ख्र समझते रहे। ये उनके उस सादा गोई का एक मुख्तसर सा दौर था, जो मीर व सौदा के कसीदों और मीर दर्द के जो हालात थे उनके मुताबिक इसका थोड़ा सा तारीख़ी लिहाज से बताया गया, क्योंकि ये वो ज़माना था जो 12वीं सदी थी, जब मुगलिया सल्तनत बिल्कुल डूब रही थी। और यहाँ पर डूब रही थी तो फिर अंग्रेज़ हमला कब्ज़ा क्यों ना करते, अंग्रेज़ यहाँ पर काबिज़ क्यों ना होते। यहाँ कोई था ही नहीं, कोई उनको मुखालफत करने वाला था ही नहीं, कोई मुसलमानों में वो जान ही नहीं रही थी। इसलिए उन्होंने यहाँ कब्ज़े किए, मालो दौलत ले उड़े और यूरोप में जाकर अपनी, इंग्लैंड में, लंदन में जाकर अपनी यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी अदारे कायम किए, इस्लाह की, बहुत मामला दुरुस्त किए। यहाँ से सब कुछ लूट, क्योंकि यहाँ कोई उसको बचाने वाला, कोई एहतजाज करने वाला, कोई इख्तलाफ करने वाला था ही नहीं। सब ये इसी रक्सो सरोद के रसिया थे। और यही हालात हमें मिले जो आज तक वही चलते आ रहे हैं, जो कि उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान को राइज कर दिया यहाँ, जो कि यहाँ की रवाज के मुताबिक नहीं था। मुसलमानों ने इसको जल्दी नहीं अपनाया, जिसकी वजह से बहुत पीछे वो रह गए। ये एक छोटा सा जुज़वी बातें होती हैं जो बीच में आ जाती हैं। बहरहाल ये हमारी ज़ुबान के साथ इसकी ख़ास बातें जुड़ी हुई हैं। उर्दू ज़ुबान ने ज़माने में तरक्की भी की, सादा गोई भी हासिल हुई, बहुत बड़े बड़े शोरा भी पैदा किए। और आप इसको सुनकर अपने सवाल को कंप्लीट कीजिए और लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।